नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये वीडियो जूनियर सुपर टेट के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड लेक्चर है, जिसमें कि हम लोग पॉलिटी में नया लेक्चर करने जा रहे हैं। इनफैक्ट तीसरा लेक्चर है। इससे पहले 2 लेक्चर हुए हैं, अगर आपने नहीं देखे जरूर देख लीजिएगा। मैंने उन लेक्चर्स में बताया है कि किस प्रकार से पॉलिटी को आपको जीएस और एसएसटी के लिए जल्दी से फिनिश करनी है 1 महीने में। सिलेबस सबके सामने है, समय सबके सामने है, कितना कम है, हमें स्मार्ट तरीके से प्रिपरेशन करनी है। मैं पॉलिटी में वही चीज़ कराऊंगा जिसमें से 80% चीज़ें आने की पूरी उम्मीद है। हर खास तौर से वो चीज़ें, वो मैंने पहले लेक्चर में बताया हुआ है। जिसके अंतर्गत आज हम लोग देखने जा रहे हैं। पहले 2 लेक्चर में हम लोगों ने देखा था स्थानीय सुशासन। बिकॉज कोई पेपर उठा के देख लीजिए, पॉलिटी से 1 से 2 क्वेश्चन स्थानीय सुशासन के जरूर आते हैं। इस बार के सुपर टेट में जीएस पोर्शन में कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन पॉलिटी के होंगे। एसएसटी में कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन पॉलिटी के होंगे, जिसमें से कि आपको हर वीडियो से मेरे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज का वीडियो हम लोग अब आगे बढ़ते हुए देखेंगे, वो होगा यूनियन एग्जीक्यूटिव से या केंद्रीय कार्यपालिका से। ये हम संविधान के भाग 5 से पहुंच गए हैं। हमने पहले 2 वीडियो में भाग 9 किया था, 9A किया था। वहाँ से प्लगिंग करेंगे। ठीक, ये बहुत बड़ा भाग है जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, उनकी शक्तियाँ, काम सारे। उसके बाद हम स्टेट लेजिस्लेचर में जाएंगे, जिसमें हम लोग राज्य की विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल को करेंगे। और यहाँ से आपके करीब 2 से 3 क्वेश्चन निश्चित रूप से गारंटी के साथ पक्के हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव के तहत पहले जो मजबूत स्तंभ है हमारे राष्ट्रपति महोदय, उनको देखेंगे। इस पद की गरिमा के बारे में बात करेंगे, इससे रिलेटेड सारे आर्टिकल। नेक्स्ट वीडियो में राष्ट्रपति के को लेके सारे उनके पावर्स क्लियर हो जाएंगे, प्लस एमसीक्यूज होंगे। और जो शुरू के 2 लेक्चर्स हुए हैं उनके एमसीक्यूज होंगे। तो चलिए, यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या है? मतलब भारत एक राज्यों का संघ है ना। इसको संघ लिख दीजिए यहाँ पे। राज्यों का एक संघ है, तो इसको चलाने के लिए शासन व्यवस्था एक प्रकार से डेवलप की गई है। हमें वही पढ़नी है। वो क्या है? लोकसभा। सब अब पता है आप लोगों को। नोट्स बनाएंगे तो फायदे में रहेंगे। पीडीएफ तो वैसे आपको एमकृति पे मिल जाएगा, स्टिल फायदे में रहेंगे अगर नोट्स बनाएंगे तो। और राष्ट्रपति मैंने बना दिया अपनी संसद का ये सिस्टम है ना। हमारे देश की संसद का हिस्से क्या है? 3 हिस्से हैं। क्वेश्चन आता है कि देश की संसद में कौन कौन जुड़ा, किस किस को मिला के संसद बनती है? 1 2 3, इन तीनों को मिला के संसद बनती है। यूनियन एग्जीक्यूटिव संघ कार्यपालिका, ये हमारे संविधान के भाग 5 में दिया गया है। एक क्वेश्चन यहाँ से रेडी होता है, भाग 5। ठीक, मैं इसमें जानबूझ लाइव सेशन नहीं ले रहा हूँ ताकि हम लोग का टाइम कम से कम वेस्ट हो। अब इसके बाद देखिए, हमें अब इसमें पढ़ना है राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे इस वीडियो से निकल जाएंगे। राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल हैं कितने? 52 से 58 तक। मेनली 52 से 78 की तरफ अगर आप जाएंगे तो राष्ट्रपति के ऊपर आपको चीज़ें मिलेंगी। 70 के बाद अगर आप जाएंगे तो उनकी पावर्स वगैरह के बारे में बात होगी। और 52 से लेके 70 या 61-62 के आसपास उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक इंपॉर्टेंट मैंने आर्टिकल्स लिखा है 53.1, 53 अनुच्छेद 53(1). ये क्या है? इसी अनुच्छेद में राष्ट्रपति शब्द का जिक्र किया गया हमारे संविधान में। खेल शुरू। राष्ट्रपति जो कि हमारे देश का एक सर्वोच्च पद है, राजनीतिक पद है, और इसी वजह और ये अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा जनता से के द्वारा ही चुना जाता है। वो बात अलग है, जनता खुद से नहीं चुनती, जनता के द्वारा चुने गए लोग राष्ट्रपति के पद के लिए वोट देते हैं। तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, अपने आप में बहुत अनूठा इलेक्शन है। इस टाइप का इलेक्शन भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए, राज्यसभा के लिए भी किया जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग होता है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 54 की। ये क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करता है ये जी। निर्वाचक मंडल, निश्चित रूप से क्वेश्चन मुझे यहां से देखने को मिलेगा इस बार। इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक। और जितने लोग चिंता कर रहे हैं एससीईआरटी की बुक की, तो एससीईआरटी की बुक के मैं ग्लिम्स कल आपको दे दूंगा। एसएसटी के मेन सब्जेक्ट के लिए हिसाब से भी आप लोग का भ्रम थोड़ा सा दूर हो जाएगा। चलिए, निर्वाचक मंडल क्या होता है? इसमें बताया गया है कि कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देगा। अब देखिए, मैंने बताया कि जनता के द्वारा चुने गए लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं वोट देके। जनता किसको चुनती है? एमपी को, एमएलए को, सिंपली, है ना। तो राष्ट्रपति को यही एमपी और एमएलए चुनते हैं। कौन से एमपी एमएलए? जो कि जनता के द्वारा चुने गए, मतलब जिनको जनता ने वोट देके जिताया है। ऐसा नहीं जो बैकडोर से आए हैं। मतलब राज्यसभा का कोई एमपी है तो जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया गया है, या लोकसभा का कोई एमपी है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया गया, जैसे पहले एंग्लो इंडियन किए जाते थे। या किसी विधानसभा का कोई एमएलए है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया गया, वो हिस्सा नहीं ले सकता। मोटी मोटी बात क्या, इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन है कि भारत के जितने राज्य हैं उन राज्यों के एमएलए और हमारे देश के
संसद के सदस्य दोनों केसेस में चुने हुए जो वोट से जीत के आए हैं, है ना, राज्यों के लिए हो गया ये, प्लस दिल्ली और पांडुचेरी या पुदुचेरी जिसे आप लोग बोलते हैं, इसके एमएलए जो चुने हुए हैं। सिंपली कोई भी राष्ट्रपति के द्वारा या गवर्नर के द्वारा चुना हुआ नॉमिनेटेड बंदा जो सदस्य है वो इसका हिस्सा नहीं बन सकता है। एकदम क्लियर, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि अभी जम्मू कश्मीर का 2019 में कन्वर्जन हो गया, वो अब स्टेट से यूनियन टेरिटरी हो चुका है। तो हमारे क्लॉज में क्लियरली लिखा हुआ है आर्टिकल 54 में कि यूनियन टेरिटरी में सिर्फ दिल्ली और पांडिचेरी के एमएलए ही हिस्सा ले सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर लद्दाख का भी कोई भी रिप्रेजेंटेटिव इस टाइप का है ही नहीं लेजिस्लेशन का कि वो इसका हिस्सा ले सकेगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा एकदम से अच्छे से, ठीक है, डन। अब देखिए, अब इसका जो इलेक्टोरल कॉलेज से पता लग गया कौन कौन हिस्सा लेता है। इसमें खूब क्वेश्चन आ जाएंगे कि भाई एक विधान परिषद के सदस्य क्या वोट में हिस्सा लेते हैं? जी नहीं लेते हैं वो, ठीक है। उसके बाद ये आपके जो राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं, जो राज्यसभा के 10-12 लोगों को, 12 लोगों को, मोटी मोटी बात है, क्या वो हिस्सा लेंगे? जी नहीं लेंगे वो, ठीक। तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अब देखिए थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, चीज़ें और क्लियर होंगी। आर्टिकल 55 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, राष्ट्रपति के चुनाव का इलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है ना। इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनके चुनाव को कराता है और लोकसभा के जो महासचिव हैं, है ना, सेक्रेटरी जनरल, वो इसके इलेक्शन ऑफिसर होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के, ठीक है जी। अब देखिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसकी प्रणाली को बोला जाता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। ये कैसे काम करता है मैं बताऊंगा। इसके अंतर्गत एक वोटिंग सिस्टम है, ये है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। वीडियो को अंत तक देखिएगा अगर सिस्टम समझना। कभी आपको इसके बाहर अब प्रेजेंट पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, एकदम डॉट बिल्कुल, है ना। अभी हमारी वैसे सुपर टेट की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। सुपर टेट की क्लास अगर आप जूनियर सुपर टेट की इनफैक्ट क्लासेस अगर रेगुलरली लेना चाहते हैं तो 7678668827 पर व्हाट्सअप करके डिटेल ले लीजिएगा। ये PDF आपको एमकृति ऐप पे मिल जाएगी। अब इस प्रणाली के तहत कैसे चुनाव होता है देखिए, चलिए मैं सॉरी मैं आपको यही बता देता हूँ कि कैसे चुनाव होता है। अब इसमें जैसे मैंने बता दिया कि हर राज्य के MP MLA और दिल्ली और पांडिचेरी के MLA हिस्सा लेंगे, ठीक। अब इसमें किस प्रकार से हिस्सा लेते हैं ये लोग? हर राज्य के जो MLA होते हैं उन सब की, जैसे कि पूरे देश में लगा लीजिए 4000 के आसपास MLAs हैं, है ना। तो सबके वोट की अपनी अपनी वैल्यू है। ऐसा नहीं कि 4000 के 4000 MLAs की अपनी एक बराबर वोट वैल्यू है, ऐसा नहीं है। सबकी अलग अलग वैल्यू है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, ये वैल्यू डिपेंड करती है किस पे? जनसंख्या पे। किस पे? जनसंख्या पे। जिस राज्य की जनसंख्या जितनी ज़्यादा होगी उस राज्य के MLA की वोट पावर उतनी ज़्यादा होगी। मान लीजिए एक MLA है यूपी के और एक MLA है गोवा के, तो उनकी वोटिंग पावर अलग अलग होगी भाई। एक MLA अगर यूपी के वोट दे देंगे तो उनका वोट करीब 700 से अधिक वैल्यू रखता है, 700 पॉइंट से अधिक वैल्यू रखता है ना। और एक गोवा के देंगे तो उसका कहीं कम, या सिक्किम का देंगे तो और भी कम, बहुत कम, ये अंतर रहता है। तो मतलब ये वोट पावर कैसे निकालते हैं? किसी भी MLA की वोट पावर, किसी भी स्टेट के MLA की वोट पावर इन प्रेसिडेंट इलेक्शन, राष्ट्रपति के चुनाव में कैसे पता लगाते हैं? उस राज्य की जनसंख्या डिवाइडेड बाय वहाँ की विधानसभा में कितने मैक्सिमम सीट्स हैं। मान लीजिए यूपी की विधानसभा में 403 है तो 403 राज्य विधानसभा की मैक्सिमम संख्या, है ना, इंटू 1000। जब आप ये करेंगे तो उस राज्य के एक MLA की वोट पावर निकल जाती है, ठीक है, क्लियर है। इसी प्रकार से संसद के सदस्यों की भी होती है। संसद के सदस्य कैसे वोट देते हैं? संसद के सदस्यों की वोट पावर कैसे निकलती है? देश के जितने भी MLA हैं, देश के जितने भी MLA हैं उनके सारे इन वोटों को जोड़ लो, डिवाइडेड बाय लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी MP वोट देने के लिए एलिजिबल है, मतलब चुने हुए जो MP हैं
उनसे डिवाइड कर दो तो एक एमपी की वोट पावर आ जाएगी। एमपी में क्या होता है, सांसद सदस्य में क्या होता है, सबकी वोट पावर इक्वल होती है, सबकी वोट पावर इक्वल होती है। थोड़ा सा वोट डिले कर रहा है, मतलब संसद सदस्य चाहे कोई दिल्ली का सांसद हो चाहे कोई बंगाल से चुना हुआ हो, उसकी वोट पावर एक होगी, लेकिन स्टेट की वोट पावर अलग अलग होगी, बिकॉज हर स्टेट की पॉपुलेशन अलग है, लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन तो एक है ना, इसीलिए, क्योंकि पॉपुलेशन के ऊपर सीधे सीधे निर्धारित है। तो एमपी की पॉपुलेशन, एमपी की वोट पावर कैसे निकालेंगे, कुल एमएलए की वोट पावर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एमपी। थोड़ा सा ना बोर्ड आज दिक्कत कर रहा है, थोड़ा सा बोर्ड दिक्कत कर रहा है, लेकिन जो बोल रहा हूँ वो सुनते रहिएगा। क्लियर हो गया। अब ये नंबर ऑफ वोट हमारे डिसाइड हो गए करीब 10,76,000 के आसपास या 10,49,000 के आसपास, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, वो पेपर में नहीं पूछते, के आसपास टोटल वोट होते हैं। ठीक, अब देखिए कैसे चुनाव में हिस्सा होता है, कैसे चुनाव में वोट पड़ते हैं। जो मैंने बताया था ना, समानुपातिक जो वोटिंग सिस्टम वो कैसे काम करता है। राष्ट्रपति के चुनाव में 50% से अधिक वोट लेना कंपलसरी है। मान लीजिए 3 लोग खड़े हैं, तो नॉर्मल चुनाव में क्या होता है कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल गया वो जीत जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में 50% प्लस 1 वोट मिलना जरूरी है। मतलब 50% प्लस 1 वोट जब तक नहीं मिलेगा, मतलब बहुमत जब तक नहीं मिलेगा, तब तक उसको जीता हुआ घोषित नहीं किया जाएगा। अब इस केस में क्या होता है, देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में कैसे काम होता है। मान लीजिए 3 कैंडिडेट खड़े हो गए, 4 कैंडिडेट मान लो, सबको वोट मिले। इसमें ऐसा नहीं अब एमएलए आ गए इकट्ठा होकर वोट देने के लिए, तो वो कैसे वोट देते हैं, ऐसा नहीं कि एक आदमी को वोट देके चले गए, नहीं, जितने भी कैंडिडेट हैं उन चारों को वो प्रेफरेंस देंगे। क्या देंगे, प्रेफरेंस, कि मेरा सबसे पहला मेरा मन किसको करता है कि मैं इसको 1 नंबर पे रखूं, इसको 2 नंबर पे रख दूं, इसको 3 पे रख दूं, इसको 4 पे रख दूं। मतलब ये प्रेफरेंस दे दिया मैंने कि इन चारों में से मैं रिजेक्ट किसी को नहीं कर रहा हूं, लेकिन रैंकिंग दे रहा हूं। तो सबसे पहले किसकी काउंटिंग होगी, जितने भी एमएलए ने 1-1 जो रैंक 1 पे सबको, मतलब पहले जो प्रेफरेंस है, पहली प्रेफरेंस की काउंटिंग करेंगे। ठीक है, सारे एमएलए ने वोट दिया, हर एमएलए की जो पहली प्रेफरेंस है उसको काउंटिंग की जाएगी। मान लीजिए उस चुनाव में करीब 10 लाख वोट पड़े। कितने लाख वोट पड़े, 10 लाख। तो जब तक कि इन चारों कैंडिडेट में से किसी भी कैंडिडेट को 5 लाख और उससे 1 वोट अधिक नहीं मिलेगा, तब तक काउंटिंग होती रहेगी। अब क्या होगा, पहले राउंड में पहली प्रेफरेंस गिनी जाएगी, जो रैंक 1 सबको दिया गया है वो गिना गया। अगर इसी में बहुमत किसी को मिल गया, 5 लाख से अधिक किसी को वोट पड़ गए, तो वो कैंडिडेट विजयी घोषित हो जाएगा। लेकिन किसी को 3.5 लाख मिले मैक्सिमम, किसी को 2 लाख मिले, किसी को 1 लाख मिला, किसी को 50,000 मिला, मतलब पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिला, तो जो सबसे पीछे है उसे बाहर कर दिया जाएगा। गेम से, गेम अभी बंद नहीं हुआ है, उसे बाहर कर दिया जाएगा बिल्कुल। और उसको जो वोट मिले थे, मान लीजिए आखिरी बंदे को 50,000 वोट मिले थे, तो उस 50,000 वोटों की सेकंड प्रेफरेंस गिनी जाएगी। सेकंड प्रेफरेंस कि उस 50,000 वोटों में सेकंड प्रेफरेंस किसके उसकी थी, तो सेकंड प्रेफरेंस में ए को जितनी प्रेफरेंस मिली होगी, बी को मिली होगी, उसमें ऐड होता रहेगा। और इसी प्रकार से सीक्वेंस चलता रहेगा। तो जब तक कोई भी कैंडिडेट फाइनल 50% से अधिक वोट ना प्राप्त करे, तब तक ये प्रोग्राम चलता रहता है, फिर जाके जीत निर्धारित होती है। भारत में अमूमन ऐसा नहीं होता है। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था कि वीवी गिरी जी और नीलम संजीवा रेड्डी, इन दोनों लोगों के बीच में जब चुनाव हुआ था, तब सेकंड प्रेफरेंस की काउंटिंग की नीड पड़ी थी। अदरवाइज ऑलमोस्ट पहली प्रेफरेंस में ही जीत जाते हैं, क्योंकि लगभग आम सहमति से काम हो जाता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं एकल संक्रमित चुनाव प्रणाली। मतलब सबको रैंकिंग देनी होती है इस चुनाव में, इसीलिए बहुत ही अनोखा है, अनूठा है। इसीलिए इस पोर्शन से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, और बहुत से लोग इस पोर्शन को समझाते भी नहीं है, क्योंकि जटिल होता है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो निश्चित रूप से समझ जाएंगे। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रिपरेशन के लिए समय कम है, लेकिन हाँ क्वालिटी चीज़ आपको भूलना नहीं है। ये वीडियो आप कभी भूलेंगे नहीं, चाहे जीआईसी के लिए हो, चाहे पीसीएस के लिए हो, सब में आपके काम आएगी। ठीक, कोई भी आपको डाउट हो तो 7678668882 से मुझे व्हाट्सअप करके आप कोई अपना डाउट पूछ सकते हैं, या अगर बैच ज्वाइन करना है तो उसकी डिटेल आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए आर्टिकल 56 क्या बोलता है। आर्टिकल 56 बोलता है कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 साल के लिए, मतलब राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुना जाता है, लेकिन उसकी मृत्यु से पहले भी अगर पद खाली होता है तो 6 महीने के अंदर फ्रेश चुनाव कराना होगा। ठीक, उन 6 महीनों के अंदर कौन राष्ट्रपति का पद संभालेगा, उपराष्ट्रपति। कौन होंगे, जो समय हमारे देश के उपराष्ट्रपति होंगे वो ऑटोमेटिकली राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। ठीक है, और उस दौरान वो राष्ट्रपति की ही सैलरी वगैरह एंजॉय करेंगे, ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, अगर
उपराष्ट्रपति की कभी पोस्ट उस समय खाली है तो भारत के चीफ जस्टिस महोदय राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। अगर मान लीजिए चीफ जस्टिस का भी पोस्ट खाली है तो जो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो संभालेंगे। ठीक, ये सिस्टम ऐसे चलता रहेगा। अब आर्टिकल 57 क्या बोलता है? आर्टिकल 57 बोलता है कि री इलेक्शन, भारत में कोई राष्ट्रपति कितनी बार मैक्सिमम चुनाव लड़ सकता है या राष्ट्रपति बन सकता है, इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। एकदम कोई भी क्लैरिटी नहीं है। री इलेक्शन में कोई बात नहीं है, कोई कितनी बार ही बन सकता है। सिर्फ बाबू राजेंद्र प्रसाद जी ही 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, इसके अलावा और कोई तो बार बार बना नहीं है, एक ही बार सब लोग बने हैं। लेकिन कोई क्लियर कट इसमें प्रावधान ऐसा नहीं किया गया कि व्यक्ति एक ही बार बनेगा या 2 ही बार बनेगा या 3 बार बनेगा, जैसे अमेरिका में है। अमेरिका में एक व्यक्ति 2 ही बार राष्ट्रपति मैक्सिमम बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है 58 में एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? एज होनी चाहिए 35 साल, इंडियन होना चाहिए। ठीक है ना। अब कोई किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। लाभ के पद मतलब अगर कोई एम्प्लॉय है या कहीं और किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। हाँ, अगर वो राज्यपाल है या मुख्यमंत्री है या कुछ ऐसे पद पे, संवैधानिक पद पे है तो उसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता है। एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, किसी राज्य का मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, गवर्नर है तो वो इसका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या लाभ का पद नहीं माना जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी एज 35 साल, इंडियन। बाकी लोकसभा का सदस्य बनने की या राज्यसभा के सदस्य बनने की जो भी जरूरतें हो सारी पूरी होनी चाहिए, मतलब मानसिक रूप से दिवालियापन नहीं हो, है ना, इस टाइप से। क्लियर, डन। आगे की ओर चलें तो आर्टिकल 59 क्या बोलता है? आर्टिकल 59 में जिक्र है इनकी सैलरी का। वर्तमान में राष्ट्रपति की सैलरी है 5 लाख। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा। 7वें पे कमीशन के बाद इनकी सैलरी 5 लाख की गई है, पहले इनकी सैलरी 1.5 लाख थी। ठीक, क्लियर कट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 60 बहुत इंपॉर्टेंट, इनकी शपथ को लेकर यहाँ से खतरनाक क्वेश्चन निकल के आता है। ज़्यादातर जो बड़े संवैधानिक पद हैं उनकी शपथ 3री अनुसूची में दी गई है, शेड्यूल 3 में दिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति एक ऐसा विशिष्ट पद है जिसकी शपथ 60वीं अनुच्छेद में दिया गया है, ना कि 3री अनुसूची में। तो दिमाग में बैठा लीजिए, 3री अनुसूची में राष्ट्रपति का जिक्र नहीं है। ठीक, अब ये 3 चीज़ों की शपथ लेते हैं। कितनी चीज़ों की? 3 चीज़ों की। 1 2 3। प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, डिफेंड करेंगे, रक्षा करेंगे, बचाव करेंगे, प्रिजर्व संरक्षित रखेंगे। ठीक है, हमारे देश की अखंडता को। ये 3 प्रकार की इनकी ओथ होती है, बहुत ध्यान से। अब देखिए आर्टिकल 61 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को समय से पहले भी उनके पद से हटाया जा सकता है। जैसे मैंने बताया था, एक तो अपनी इच्छा से त्यागपत्र दे दे या उनकी मृत्यु हो जाए या किसी कारण से खाली कर दे, नहीं तो मान लीजिए संसद को ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ने अपने पद का दुरुपयोग किया या कदाचार, राष्ट्रपति ने इसके पद को धूमिल किया है, तो संसद इनके ऊपर इम्पीचमेंट ला सकती है। क्या ला सकती है? इम्पीचमेंट, जिसको बोलते हैं महाभियोग। इसके द्वारा भी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, लेकिन ये आसान नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें संसद में ना लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस में एक बिल लाया जाता है, प्रस्ताव लाया जाता है, और प्रस्ताव तभी लाया जाएगा जब जिस हाउस में, मान लीजिए राज्यसभा में आ रहा है, तो उस हाउस के करीब 1/4 1/4 जो मेंबर हैं वो इस बिल से सहमत हैं, और राष्ट्रपति महोदय को 14 दिन पहले नोटिस दे दिया गया है कि ऐसा है सर, आपके खिलाफ हम महाभियोग लाने जा रहे हैं, और 14 दिन पहले उनको बताना आवश्यक है। ठीक है ना। और उस जिस हाउस में लाया गया है उस हाउस में 25% लोग राजी भी हों, तब ये राज्यसभा में या उस हाउस में टेबल होगा, और वहाँ से अगर विशिष्ट बहुमत से 2/3 बहुमत से अगर ये पास हो गया, फिर दूसरे हाउस में जाएगा, और वहाँ भी अगर ये 2/3 बहुमत से पास हो गया तो राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना होगा, और ये माना जाएगा कि इम्पीचमेंट या महाभियोग पास हो गया है। इस दौरान राष्ट्रपति महोदय को अपना बचाव करने का अधिकार है, वो संसद की कार्रवाई देख सकते हैं, उसमें हिस्सा भी ले सकते हैं, अपने बदले किसी अपने रिप्रेजेंटेटिव को भी भेज सकते हैं। इन सब पॉइंट्स को नोट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। देखिए इस तरीके से अगर आप करेंगे ना तो देखिए 20-25 मिनट के लेक्चर में आपका ये पोर्शन ही खत्म हो जाएगा क्लियर। कितने भी क्वेश्चन आने तो यहीं से यहीं खत्म होंगे वो। अब देखिए आर्टिकल 71 बहुत कुछ बोलता है। राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होगा तो निपटारा सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करेगा, और कोई नहीं। ठीक है, क्लियर, इसको देख के रखिएगा बिल्कुल। डन। ठीक है, अब देखिए डन हो रहा है। इसमें अब जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे लगभग कवर हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे इनकी ताकत, मतलब इनके पास कुछ पावर्स भी तो है, क्षमादान है, सैन्य शक्तियाँ भी है इनके पास, सैन्य कमांडर है, वो सब देखेंगे। फिर एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेंगे, खेल खत्म।
पॉलिटी और एसएसटी दोनों में फ़ायदा, मतलब जीएस एसएसटी दोनों का फ़ायदा हो रहा है। इसी प्रकार से विज्ञान के भी लेक्चर आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको चैनल पर नए हैं होंगे तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने देखी होगी, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टीचिंग संबंधित सभी एग्जाम और पीसी संबंधित सभी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।